मेरे दोस्तों ने ना सर उस सनरूफ के साथ फोटो प्लान कर ली थी यार। वो दुखी हो रहे हैं, सनरूफ नहीं आ रही यार हमारी। उसमें मतलब 2.5 से 2.5 लाख का डिफरेंस, मतलब 2.5 + 2.5 हो गया था वो। और सेल्स ही है वो, मतलब यू हैव वन जॉब कि आपको कैलकुलेट करके देना है भाई कस्टमर को। 20 दिन तक वो इसको कन्विंस करते रहे कि आप ये गाड़ी ले लो, हम आप पे और ऑफर दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। अब और गाड़ी बिकेंगी तो हमें भी हो सकता है कस्टमर सर्विस अच्छी मिल जाए, बिल्कुल सही बात है। भाग भाग ना जाए देश छोड़। इसके दरवाजे बंद करोगे और उसके दरवाजे लग रहे हैं आपको फिर कागज के, मतलब वो फट फट करते हैं और ये थर थर करते हैं। सब कुछ एलईडी था उसके अंदर, फॉग लैम्प से लेके हर चीज एलईडी। और पीछे से मैंने कहा सूरज कहाँ से आ रहा है भाई। अच्छा, सब कुछ जगमगा गया, वो इतना वाइड स्पेक्ट था उसकी लाइट, तो मतलब वो तो भगा रहे हैं सर इसको। कल ही मैं चालान भी लेके आया 1000 रुपए का एक ओवर स्पीडिंग का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग गाड़ी लेकर आया हूँ। जिस कंपनी की वो गाड़ी है, बहुत ही अच्छा कमबैक करा है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां बनाती है और मशहूर कंपनी है। पहले वो गाड़ियां बनाती थी लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ करती थी, फैमिली पर्पस के लिए नहीं हुआ करती थी, जैसे कि उसमें स्पेस नहीं हुआ करता था और सर्विस वगैरह काफी महंगी हुआ करती थी। अगर देखा जाए हिस्ट्री तो एक्सपीरियंस काफी खराब रहता था। अगर वैल्यू फॉर मनी हम कहना चाहें उस गाड़ी को तो उस टाइम पे नहीं कह सकते थे, लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से कमबैक किया है, सोच बिल्कुल पलट दी है। वो कंपनी है VW और VW की वो गाड़ी यहाँ पर है टाइगून का ये GT वेरिएंट है। GT में मैनुअल है और भानु की गाड़ी है और भानु के मित्र मुकेश जी भी आए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दूर से आए हैं। नंबर आप देख रहे होंगे UK04 हल्द्वानी से इधर आए हैं। क्या ऐसा था इस गाड़ी में जिससे कि आपको लेने का मन बना, वो भी 1.5 मैनुअल, और आपने स्विच करा है सेंट्रो से? सेंट्रो आप चलाते थे। तो अभी कुछ दिन पहले टाइगून बहुत हो रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 1.5 का इंजन है और 150 PS की पावर टू वेस्ट रेशियो काफी अच्छा। तो सिर्फ यही चीजें थी या फिर और भी कुछ था? मेरे फ्रेंड के पास एक गाड़ी थी, तो उसकी उसने 1 साल से वो गाड़ी चला रहा था, उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक। तो फिर ना मैंने गाड़ी एक्सप्लोर करना शुरू किया। मतलब मैं गाड़ी ऐसा नहीं अभी ले ली, 6 महीने से गाड़ी देख रहा हूँ। तो पिछले 6 महीने से मैंने हर टाइप की गाड़ी चला के देखी है। हालांकि थी मेरे पास सेंट्रो, लेकिन टेस्ट ड्राइव में सबकी ले ली है। अब एस्टर से लेके MJ ZS भी देखी, टाटा नेक्सॉन देखी, XUV 300 देखी। लेकिन एक तो लुक्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगते थे और पीछे की जो टेल लाइट है ना वो मतलब बहुत सही लगती थी मेरे। और दूसरा इसका परफॉर्मेंस, इसके परफॉर्मेंस के मैंने बहुत अच्छे फीडबैक सुने थे अपने फ्रेंड से भी, और काफी लोग जो यूट्यूब वगैरह पे मैं जब सर्च करता था, आप लोगों की मैंने वीडियोस देखे थे, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग सब तारीफ ही करते थे। हाँ, इसमें छोटे मोटे इशूज लोग बताते थे कि डोर रैटलिंग है और ये सब साउंड्स वगैरह आती हैं, इसी नहीं चलता। तो वो सब मेरे को लगता था ठीक है यार, आगे तो आगे किस्मत देख लेंगे, बाकी 1.5 के रिव्यू सही है। पहले मैंने इसकी 1 लीटर की टेस्ट ड्राइव ली थी, टॉर्क कन्वर्टर आता है इसका ऑटोमेटिक का, तो वो भी मुझे सही लगा था। तो 1.5 की जब मैंने चला के देखी तो मैंने कहा यार ये तो जमीन आसमान का अंतर लग रहा है चला के। मतलब आप देखो ये ना 3rd गियर में भी जैसे आप ब्रेकर वगैरह उठाओगे 3rd गियर में उड़ जाती है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, गाड़ी हैंडलिंग वगैरह सब अच्छी है, तो इसको फाइनल करते हैं। अच्छा मुकेश, एक बात बताओ, जो गाड़ी लेने से पहले कश्मकश चलती है, आप भी उसमें शामिल थे, उसके बाद कैसा रियलाइज हो रहा है गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, या फिर उसके बाद 5 स्टार भी आ गए गाड़ी के, तो कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त के पास अच्छी गाड़ी है या नहीं है? आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें और जो नॉर्मल गाड़ीज होती है उनमें क्या डिफरेंस है। मतलब इस सेगमेंट में आप इस सेगमेंट में क्रेटा चला लो, इस सेगमेंट में आप कोई भी चला लो, नीचे का तो आप कोई है ही नहीं कंपैरिजन। अगर आप कोई नीचे चलाओगे तो आपको कंपैरिजन कोई मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप XUV 700 आएगा तो आपको वैसा लगेगा, 700 जिस तरह से चलती है आपको वैसी ही इसमें फील आएगी। लेकिन हाँ, उसका थोड़ा इंस्टेंस थोड़ा सा हाई होता है, इसका थोड़ा सा लो है, बस इतना डिफरेंस है। कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है ये हाईवे में और सिटीज के अंदर? क्योंकि लगभग 1 महीना हुआ है इनको गाड़ी लिए हुए और इन्होंने लगभग 2500 के आसपास चलाई है, तो कई टैंक फुल करवा दिए होंगे। हल्द्वानी से जब मैं जयपुर लेके गया हूँ तो 600 किलोमीटर में से मुझे सिटी भी जो भी आती है उसकी गाजियाबाद वगैरह दिल्ली पूरा बीच में निकाला हमने, तो इसने मुझे दिया 19 से 20 का माइलेज। अगर जयपुर सिटी हमने जिस दिन चलाई थी उस दिन इसने मुझे दिया 9 से 10 का, और वो पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही था। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैं कहा तो माइलेज भी दे रही है, परफॉर्मेंस भी दे रही है और कच्ची, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं इससे कि ये देगी। मुकेश, एक बात बताओ, क्या इनका डिसीजन सही है इतने पैसे खर्च करने के बाद मैनुअल लेने का? अगर आप देखोगे DSG और उसके रेट में कंपैरिजन तो ऑलमोस्ट 5 लाख का डिफरेंस है। अच्छा, और शायद 5 लाख में नई गाड़ी आ जाती है। हाँ, इनको डिस्काउंट भी मिला था। हाँ, वैसे 4 लाख का डिफरेंस है, पर ये गाड़ी मुझे 1.25 लाख करीब का डिस्काउंट मिला विद एसेसरीज, तो मेरे लिए वो 5 लाख चला जा रहा था। नई गाड़ी में 1.25 लाख का डिस्काउंट मिलने का क्या मतलब होता है? एक्चुअली ना इस पे जो 1.5 GT मैनुअल है इसकी सेल थोड़ी कम है, लोग परफॉर्मेंस इंजन उतना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से ना अभी Volkswagen दे रही है डिस्काउंट। मेरे एक दोस्त ने ली थी, करीब नई गाड़ी ली थी उसने जिस टाइम पे लॉन्च हुई थी,
उसको जो रेट ऑन रोड मिला था अराउंड 17.5 के समथिंग, उससे भी सस्ती मिली है मुझे अभी ये नई गाड़ी। और आप लोग बता रहे थे कि डीलरशिप आपको 9 महीने पुरानी गाड़ी चिपका रहा था क्योंकि इसके फीचर्स भी अपडेट हुए थे बाद में। हम लोग जैसे हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं, हाँ। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर वाला, तो एक ही शोरूम है जो सर्व करता है। बिल्कुल। तो उन्होंने गाड़ी वहीं से बुक कराई थी। हाँ। और यही मैनुअल 1.5 GT ही बुक करी थी। लेकिन जब वो गाड़ी आई तो हमने उससे पहले ही पूछ लिया था वैसे कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कब की है। अच्छा। हमें पहले ही क्लियर कर दे जब हमने बुक करी थी। जब उसने बोला कि हाँ स्टॉक यार्ड से निकलने वाली है, तो हमने बोला निकालने से पहले ही मैं बता दूं। तो उन्होंने वैसे बताया नहीं हमें, अच्छा। जब तक गाड़ी वहाँ आ गई है। फिर जब हमने खुद से विजिट करा तो हमने देखा कि ये गाड़ी कब की मैन्युफैक्चर्ड है। तो हमें तो दिखा कि वो जनवरी की है। अच्छा। और हमें पिक करनी थी सितंबर में, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पुरानी थी। जबकि हमने क्लियर कर रखा था कि आप जिस दिन हम डिलीवरी लेंगे उससे 2-3 महीने पुरानी हम ले सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 9 महीने का गैप तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है और फीचर्स भी कम थे फीचर्स उस भी टाइम। कम है। हम तो नए लोग हैं, हमें गाड़ी का इतना आइडिया हुआ नहीं, तो मैंने फ्रेंड्स पे पहले कंसल्ट किया था। तो किसी को भी ना इतना आइडिया था नहीं गाड़ी के बारे में कि मतलब यार ठीक है 9 महीने पुरानी है, अगर एक आध दोस्तों का ये भी था कि मैन्युफैक्चर रेट से फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले लो गाड़ी। फिर मैंने आप ही को कंसल्ट किया था और आप ही से बात हुई थी मेरी, तो आपने मुझे चीज़ें बताई थी। तो मुझे लगा देखो अब तो एक्सपर्ट एडवाइस हो गई, अब नहीं सोचना, अब नहीं लेनी है गाड़ी, तो उसके बाद मैंने बुकिंग कैंसिल कर दी। अच्छा ये बताइए फिर उसके बाद सेम डीलरशिप से खरीदी या फिर दूसरी से? नहीं, फिर मैंने डीलर ही चेंज कर दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने गाज़ियाबाद वाले डीलर से ली थी गाड़ी, लेकिन मैंने नोएडा के डीलर से बात करी थी और मैंने ना केरला तक के डीलर से बात करी थी कि आप रेट बताओ, क्या रेट पे आप अवेलेबल कर रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो। तो मैंने ना उसके बाद रेट में तो बहुत ही गेम ही खेल रहा था मैं उसके बाद कि मतलब कितना में मिल रही है। तो मुझे उसके बाद जितना नोएडा में मिल रहा था उससे भी सस्ती मेरे को फिर गाज़ियाबाद में 20,000 का डिफरेंस नोएडा गाज़ियाबाद में ले आया मैं। अच्छा। तो डीलर्स के साथ मैंने बहुत गेम खेला उसके नहीं, बाद। ये तो था, लेकिन ये भी था कि ऐसा नहीं था कि हम हल्द्वानी से सीधे नोएडा पहुंच गए या किसी और शोरूम में पहुंच गए। हमने हल्द्वानी वाले को दोबारा से चांस दिया। अच्छा। हमने उससे बोला कि तुम नई गाड़ी कोई ले मंगवा लो हमारे लिए, हम यहीं से लेंगे, क्योंकि हमारा होम स्टेट वो पड़ता है। फिर RTO क्योंकि अगर मैनुअली कराना पड़ता है उसमें थोड़े से लफड़े होते हैं, तो कोई चाहता नहीं ना नई गाड़ी 17 लाख की 18 लाख की गाड़ी ले रहे हो और फिर उसके लिए आप चक्कर लगाओ RTO के। मेरे को ना मतलब डीलरशिप से भी कोई ऐसा इशू नहीं है, हल्द्वानी का भी डीलरशिप अच्छा है। मतलब जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट है, जो व्यवहार है, जो उनका सेल्स पर्सन है, वो सारे लोग अच्छे लोग हैं। ऐसा मतलब डीलरशिप से मुझे कोई इशू नहीं है। पर जब वो भी ये कह रहे थे कि कंपनी ने ही हमें गाड़ी मतलब पुरानी भेज दी, तो मैंने कहा या फिर आप कंपनी से डिस्प्यूट करो। देखो मैं तो कस्टमर हूँ ना, मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए, या तो आप अरेंज कर दो या फिर आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन उनका जो सेल्स हेड कोई देहरादून में बैठते हैं ना, वो तो भाई उसको तो तमीज़ ही नहीं बात करने का। अच्छा। वो तो कह रहा जहाँ से मिल रही गाड़ी वहाँ से ले लो। मैं कहा ठीक है ले लेते हैं फिर हमें तो मिल ही रही है। तो आपने कुशाक की तरफ नहीं देखा क्या? कुशाग मुझे अच्छी लगती है, ये भी मुझे अच्छी लगती है। तो कुशाग नहीं लेने का मेरा सिंपल रीज़न यही था कि हल्द्वानी में उसकी डीलरशिप नहीं है, हल्द्वानी में सर्विस नहीं है उसकी। आप देखोगे तो डायरेक्ट सर्विस फिर हल्द्वानी से देहरादून ही है या तो फिर दिल्ली NCR है। गाड़ी लेने के बाद फैमिली का क्या रिएक्शन है? उनको गाड़ी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? फैमिली का तो ऐसा है कि पहले जब मैंने उनको बताया गाड़ी के प्राइस, तो उनके हाथ पाँव फूल गए, कितनी महंगी गाड़ी क्यों ले रहा है, तो मतलब हाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं इतनी महंगी गाड़ी की। फिर अब गाड़ी जब घर पहुंच गई ना, तो अब बहुत खुश हैं। उनको लेके मैं भी मंदिर भी गया था, हिडाखंड मंदिर है ना, वहाँ पे गया था, तो अब अच्छे से चल रही थी, तो खुश है मतलब फैमिली। बैक सीट में कंफर्ट अच्छा है। अच्छा, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक आपका? आपने एक सर्विस तो करवा ली। पहली सर्विस में ना इसका इंजन ऑयल टॉपअप उन्होंने किया, और एक मेरे को हॉर्न मेरे पास मिला था एक डीलर से, मतलब तो मैंने लगभग फिटमेंट कराया था। तो अराउंड 700 उन्होंने हॉर्न फिटमेंट का चार्जेस लिए थे और 350 उन्होंने रिफिलिंग का लिया। तो उन्होंने मेरा इंजन ऑयल रिफिल कर दिया, मतलब टॉपअप किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि नई गाड़ी, मतलब मैंने सुना भी नहीं किसी का कि नई गाड़ी में भी इंजन टॉपअप होता है। या तो फिर डीलर से मेरी गाड़ी आई तब फोक्सवैगन ने क्वालिटी चेक नहीं किया और इंजन का टॉपअप नहीं करके दिया। आपके साथ अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है क्या इस गाड़ी में? जो मैंने प्रॉब्लम सुनी थी फोक्सवैगन की, एक तो AC के इश्यूज़ थे, एक रैटलिंग नॉइस वाले इश्यूज़ थे, तो वो दोनों प्रॉब्लम्स तो मुझे नहीं मिली है इसमें। AC के इशू तो 1 लीटर वाली में ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। इसमें तो अभी तक ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं, जैसे ब्रेकिंग में भी नॉइस वगैरह के इश्यूज़ थे, वो सब अभी तक तो नहीं आए इसमें। DSG नहीं लेने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी उसकी ना किसी को पता नहीं है कि कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। 5 साल तक तो कंपनी देती है, 5 साल के बाद अगर ख़राब हो गया। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पोलो का DSG भी ख़राब हुआ है, तो 3 लाख का बिल आया उसका, तो इसलिए भी मैंने फिर ऑटोमेटिक छोड़ दी। वैसे इन्होंने बोला है कि ये जो DSG है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करे हुए हैं। जो पहले जो रिलायबिलिटी वाला इशू आया करता था अब नहीं आएगा। अब ये बात कितनी सच है वो तो 4-5 साल बाद पता चलेगा। 1.5 लीटर वाले इंजन पे भरोसा हो गया था आपको? 1.5 लीटर पे तो सर अभी चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन कंपनी भी गाड़ी ऐसे बेचती है ना, जैसे DSG में देखने गया तो मुझे सनरूफ दिखा रही थी। सनरूफ पता है, जब मैं एस्टर लेने गया था तो जो उसका सेल्स पर्सन है उसने मुझे गाड़ी में बिठाया जो टॉप मॉडल है, और कहती कि सर हमारे पास सबसे बड़ी सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ। तो मैं कहा देखो मुझे गाड़ी चलानी है, मैं सनरूफ यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा, तो तुम सनरूफ हटा के दे सकती हो गाड़ी। और उसका ना मुंह खुला रह गया, कहती आपको क्यों नहीं चाहिए सनरूफ? मैं कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए था बेस मॉडल। उनका जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है वो बेस मॉडल ही है,
मतलब जैसा कि मैंने रिव्यूज़ में देखा है, मतलब मैंने यूट्यूब बहुत पढ़ा है 6 महीने गाड़ी लेने से पहले मैंने यूट्यूब बहुत देखा, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ मैं, और बाकी भी मैंने यूट्यूब बहुत देखा। उन्होंने मुझे टॉप मॉडल दिखाया सनरूफ हमारी सबसे बड़ी सेगमेंट की ये है वो है, और इसमें 360 डिग्री कैमरा है। मैं कहा देखो सनरूफ तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो पहाड़ रहता हूँ, पहाड़ में कभी सर पत्थर गिर गया सनरूफ टूटी भी आती है। अभी सर्विस में इसकी सर्विस के लिए गया था, टिगुआन थी किसी की, उसके छत पे ही पत्थर गिरा हुआ है, ऐसा सनरूफ टूटी पड़ी। अच्छा, तो अभी तक जो एक्सपीरियंस है आपका, खुश हैं आप अपनी गाड़ी से? हाँ, कल धुआं आ गया बस, तब तक तो खुशी था मैं धुआं क्यों आ गया? तो कल ना जैसे हम जयपुर से जब आए तो शाम को जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अटके तो ना मेरा फ्रेंड इसको क्लच ब्रेक पे चला रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ी सी मतलब इस पे से थोड़ा बोनट में से थोड़ा सा स्मेल सी आई, और बोनट में धुआं वगैरह भी आया। आखिरी बार मैंने धुआं देखा सेंट्रो से, वो 15 साल पुरानी है, उसमें तो कूलर नहीं था तो आगे लग गई थी, आगे देखी मैंने उससे पहले। पर नई गाड़ी में धुआं आया तो मतलब मैंने कहा यार ये तो नहीं होना चाहिए। फिर मुझे लगा शायद उसने क्लच ब्रेक ज़्यादा यूज़ किया या हैंड ब्रेक हो, थोड़ा सा चेक किया, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं भी नई गाड़ी है तो अभी शायद वो पार्ट्स घिसते हो रबर वाले, रबर पार्ट से स्मेल आती है लेकिन धुआं नहीं आता है यार। तो और सर ऐसा भी धुआं नहीं है, भी मतलब वो फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा है, वो 2 साल से गाड़ी चला रहा हाँ है। वो ब्रेजा उसने मुझे बताया, मैं कहा देख तू क्या कर रहा है। उसके बाद 2 साल से ब्रेजा है और वो कह रहा है मैं तो ऐसे चलाता हूँ, और ना धुआं आया कभी, ना कभी ऐसे परेशानी भी है। तो कल मैं मतलब अभी भी हूँ मैं, तो यहाँ दिखा के इसको एक बार फिर ले जाऊँगा। बिल्कुल जरूर दिखा लेना। अब इसमें चलाते चलाते बात करते हैं, आइए। ये 1.5 लीटर का जो इंजन है काफ़ी स्मूथ है, इंजन में आवाज़ नहीं आती। अगर आप 1 लीटर का चलाएंगे तो आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो जो है थोड़ी बहुत आवाज़ करता है, क्योंकि वो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर यूनिट। अभी 2 सिलेंडर मोड इसमें एक्टिव होते रहता है, डीएक्टिवेट होते रहता है जब लोड नहीं होता है, इसी वजह से काफ़ी अच्छा एवरेज भी निकाल लेती है। अब मुझे एक बात बताओ, यार दोस्तों के बीच में जब आप ये गाड़ी लेकर जाते हो तो कैसा रिएक्शन मिलता है, और जब वो इस गाड़ी को चलाते हैं तब कैसा रिएक्शन मिलता है, ये बताओ। तो मेरे यार दोस्त ना सब अभी मतलब उनके पास है नहीं ऐसी गाड़ी जो परफॉर्मेंस इतनी ओरिएंटेड हो। हाँ, तो हाँ। जैसे ब्रेजा है, आर्टिगा है एक के पास, और मतलब i10 वाले हैं, तो मतलब वो तो भगा रहे हैं सर इसको कल ही मैं चालान भी लेके आया 1000 रुपये का एक ओवर स्पीडिंग का। अच्छा, हाईवे चल रही है 100-110 से नीचे चलाते ही नहीं है। पहली बार मैं जब ये गाड़ी गई थी घर तो 140 चल रहा था बंदा, और कहता है कि ये टिंग 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 क्या बज रहा है। मैंने कहा 140 पे हो भाई। तो अगर आप स्पीड पे हो तो लिमिट्स हाईवे की इतनी है, लेकिन इसमें आपको गाड़ी में स्टेबिलिटी इतनी अच्छी मिलती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 100 पे चल रहे हो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि डीजल इंजन अगर आप लेना चाहते हैं या उसके शौकीन हैं तो ये बिल्कुल अल्टरनेट है। ये जो 1.5 वाला जो इंजन है VW का, वो डीजल इंजन का काम पूरी तरह से करता है। लो एंड टॉर्क काफी अच्छा है, मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में बताया है। काफी टाइम तक मैंने इसको यूज भी करा तो मुझे एवरेज की कोई भी दिक्कत नहीं आई। सिटी में मैनुअल होने के बावजूद भी इसने तकलीफ नहीं दी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 1 लीटर वाला मैनुअल है उसमें आप गियर चेंज करते रहोगे क्योंकि उसमें टर्बो लैग है, इसमें वो चीज आपको फील नहीं होगी। ये शुरुआत से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अच्छा, 15 साल रखने के हिसाब से लिए ये गाड़ी या फिर? सर हमारे घर पर ना चीज़ें आती हैं तो फिर हम बेच तो पाते हैं नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का जो होता है। मेरे फोन नहीं बेच पाया मैं अभी तक, N95 रखा है मेरे घर में, किसी काम का नहीं है वो, बटन बाहर आ चुके हैं उसके। अच्छा। पर बेचा नहीं है मैंने वो। घर में चीज आ गई तो बेचना पाप है मेरे वहाँ। अच्छा। तो गाड़ी भी मैंने यही सोच के लिया है कि बिकनी तो है नहीं है। मतलब चीजों के साथ आपको अटैचमेंट हो जाता है? मेरे को नहीं, मेरे घर में जाता है। अच्छा। मैं तो बेच देता हूँ। अच्छा, हेडलाइट वगैरह नाइट ड्राइव आपने बहुत करी है? हाँ, तो हेडलाइट का थ्रो ना जब थोड़ा ऐसा उजाला सा रहता है उस टाइम पे तो आपको कम लगेगा, जब थोड़ा अंधेरा बढ़ता है उस टाइम पे आपको फिर थ्रो से लगेगा। लेकिन हाईवे पे ना आजकल लोग ऐसे चलते हैं कि पीछे से आपको एकदम नया दिन जैसा दिखता है। परसों एक सेल्टॉस वाला मेरे पीछे से गया, सब कुछ एलईडी था उसके अंदर, फॉग लैम्प से लेके हर चीज एलईडी, और पीछे से मैंने कहा सूरज कहाँ से आ रहा है भाई। अच्छा। सब कुछ जगमगा गया, वो इतना वाइड स्पेड था उसकी लाइट। तो मुझे लगा कि यार ये भी अच्छा है, क्योंकि देखो हमारा थ्रो कम है तो हम स्पीड फिर कम में चल रहे थे। वो चल रहा था 100 से पार, हम चल रहे थे 70-80। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, सिर्फ MG एस्टर से आपने इसको कंपेयर किया, मतलब वो ही देखी इसके? नहीं, मैंने वो भी देखी थी। पहले मेरा जो था वो था Hyundai Venue का। अच्छा। तो मैंने देखी थी XUV 300, Nexon, उस रेंज में मैं पहले देख रहा था, जो मतलब सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट होता है। तो वेन्यू मैं मतलब फाइनली था कि मतलब वेन्यू ठीक है, बजट में 11 लाख की मिल जा रही थी। वो उसमें क्लच भी नहीं था, वो क्लचलेस वाली आती ना MT। मैंने कहा ठीक है, तो चलाने में आसानी लग रही है। फिर जब मैंने ये देखी, मैं VW ना सिर्फ चला गया था देखते हैं, क्योंकि इसने कहा था कि उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। जब ये इसने भी पहले एक हाईलाइन वगैरह देखी थी ऑटोमेटिक, मुझे देख आते हैं। जब गाड़ी देखी ना, इसके दरवाजे बंद करोगे और उसके दरवाजे लग रहे हैं आपको फिर कागज के, मतलब वो फट फट करते हैं और ये थर थर करते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी है।
अच्छा। और इसकी ना सेफ्टी रेटिंग वगैरह कुछ थी नहीं तब तक। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सेफ्टी रेटिंग की तरफ भी देखा कि नेक्सन और XUV 300 तो 5 स्टार थी, वेन्यू की सेफ्टी रेटिंग थी नहीं, लेकिन जो बाकी थी क्या उनके 2 स्टार 3 स्टार ही आ रहे हैं। और फिर वीडियोस भी आए थे वो सेल्टॉस के जो बीच से टूट जा रही है वो। मैंने कहा यार ये भी जरूरी है कि मतलब अभी मेरी शादी भी है और मतलब अभी मेरा हाल फिलहाल में बच्चा भी हुआ है, 4 महीने का है वो। अच्छा। तो मैंने कहा कि इनके साथ मैं अगर जाऊंगा तो मतलब मेरे को सेफ्टी तो चाहिए। तो फिर जब मैं VW में देखा ना मैंने, हालांकि लोग कहते हैं बिल्ड क्वालिटी कम हो गई है, तो पोलो वेंटो की मैंने कभी चला के तो देखी नहीं है। हाँ दरवाजा मतलब बैठा हूँ मैं उसमें, हम गए भी हैं ट्रिप्स में पोलो पे, तो उसके कंपैरिजन में भी मुझे मतलब उतना समझ में तो नहीं आया कि मतलब कम है या ज़्यादा है, क्योंकि इसके दरवाजे तो मुझे अच्छे लगे। आप अभी चला के देखोगे। और मैंने ठोकी भी एक जगह यहाँ पे, जो लास्ट में मैंने अपनी सेंटर पे ठोकी थी इतने में, तो दरवाजा चेंज करना पड़ा था पूरा मुझे। सेम इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, सेम, क्योंकि घर पे ठोकी थी मैंने। जहाँ पे मतलब मेरा गेट है 5 की स्पीड में हूँगा, हल्का सा लगा और पूरा दरवाजा चेंज हुआ था मेरा। और इस पे ना पेंट भी आप देखो ना, मैंने अभी ठीक भी नहीं कराया और मेरा प्लान भी नहीं है कि ठीक कराऊंगा जब तक कि कोई डैमेज ना आए। नजर बट्टू बन गया हो। हाँ। चलो ठीक है यार, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश हो आप और एंजॉय कर रहे हो आप अपनी गाड़ी को। एंजॉय करने वाली तो चीज है ये। पहाड़ की तरफ ले गए हो क्या? ये मोस्टली या तो पहाड़ चल रही है या मतलब हाईवे चल रही है। सिटी में मतलब हल्द्वानी में चली है ये, दिल्ली में चली है और जयपुर में चली है। अच्छा, पहाड़ों में कैसा है? बहुत ही बढ़िया सर, मतलब 3rd 4th 5th पे चल रही है पहाड़ में ये। अच्छा। नैनीताल में इसको ले गया हूँ तो 3rd 4th पे चल रही है ये। और कभी कभी तो 5th में, जैसे थोड़ा सेशन लंबा आ गया तो 5th पे चला देता हूँ। इसमें ना सर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी ना, इसका हमने ना 5th गियर तक की गाड़ी चलाई है। इसमें 6 हैं, तो इसका जो 3rd 4th 5th का जो बैंड है ना, आप 5th में इसको 40 में चला सकते हो, आप 5th में इसमें 100 भी आ सकते हो। गाड़ी में भी मैंने काफी रिसर्च करी थी, जैसे ये चलाता है गाड़ी बहुत टाइम से, ये है मेरा कंसल्टेंट एक तो एक आप भी हो, है ना, तो काफी लोगों से पूछ पाछ के ही मैंने ये गाड़ी मतलब फाइनल करी है। ये गाड़ी फ्यूचर ओरिएंटेड तो है। अगर आप देखोगे अभी सब सारी जितने भी ब्रांड हैं वो मोस्टली अब पावर की बात कर रहे हैं। मतलब ये जबकि आज से 10 साल पहले से पावर की बात करता हुआ आ रहा है। लोगों को आज उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन ये मतलब ये फोक्सवैगन की लेगेसी है कि वो पावर ओरिएंटेड गाड़ी ही बनाते हैं। क्योंकि गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी और पावर ओरिएंटेड तो होगी ही होगी। एक बार मेरे साथ ना 1 साल पहले मुझे भूत लगा था गाड़ी लेनी है। अच्छा। तब भी मैंने बुकिंग कराई थी, मैंने कैंसिल कर दिया। अब 1 साल बाद मैंने गाड़ी ली, तो 1 साल आप मान लो कि मैं गाड़ी देख ही रहा हूँ तब से। 5 स्टार ने और एड ऑन करा होगा आपकी खुशी में। ऐड ऑन कर दिया सर, मतलब उसके बाद तो मजा ही आ गया कि चलो 5 स्टार रेटिंग मतलब एक दिखाने के लिए होती है ना कि अब और गाड़ी बिकेंगी तो हमें भी हो सकता है कस्टमर सर्विस अच्छी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। भाग ना जाए देश छोड़ के। गाड़ी बिकनी चाहिए भाई फोक्सवैगन की, हमने तो कर दिया ना। सिर्फ परचेज करना ही नहीं है, रीसेल वैल्यू भी बहुत मैटर करती है। मतलब अगर 5 स्टार आ रही है तो अब रीसेल वैल्यू थोड़ी मैटर करेगी। अडल्ट में तो 5 स्टार थी ही हमारे पास, लेकिन चाइल्ड में भी है, और अब वो भी नए पैरामीटर्स पे। और मुझे एक बात बताओ, 5 स्टार लेके आई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप गलत तरीके से गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी भागती मैं है। तो चलाता ही नहीं सर, मैं तो वो 80 वाली लिमिट में ही समझ जाता हूँ कि अब भाई रुक जाओ। क्योंकि जो क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है काफी कम स्पीड में होती है, 64 किलोमीटर पर आवर की, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। और पीछे की सीट बेल्ट काफी जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि जो चाइल्ड सेफ्टी है, आइसोफिक्स सीट वो होनी चाहिए, उसमें आपका बच्चा सेफ है। आपने बच्चा आगे खड़ा कर रखा है, चाहे आपकी 5 स्टार हो 10 स्टार हो, दिक्कत है, सेफ नहीं है। सेफ्टी चक्कर मैंने सनरूफ वाली गाड़ी भी नहीं ली। अच्छा। मतलब अब बच्चों को कितना ही मना करोगे तो खड़े हो ही जाते हैं। गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में कंप्रोमाइज तो करती है वो। सनरूफ आपका सेलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका सेलिंग पॉइंट होना चाहिए आपका गाड़ी का हैंडलिंग और आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि बाकी हर चीज तो लग जाती है। सनरूफ भी लग जा रही है रेट्रोफिटमेंट के बाद, लोग आफ्टर मार्केट सनरूफ भी लगा देते हैं। ये 1 साल की रिसर्च बोल रही है। और कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं कि कैसी गाड़ी आप लोग सेलेक्ट कीजिए? मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भी अब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना उसके बारे में रिसर्च अच्छा करो, क्योंकि गाड़ी भी लंबा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब आप कम पैसों में कोई चीज़ लेके आ रहे हो, तो रिसर्च आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपको मतलब इश्यूज हैं, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो प्रोफेशनल हैं इसमें, जैसे असर हैं, इनकी राय लो, इनके रिव्यूज लो। सिर्फ आप गाड़ी बाहर से देख के आओगे तो बहुत चीजें आप हो सकता है मिस कर जाओ। फर्स्ट पैरामीटर ये बिल्ड क्वालिटी ही होना चाहिए। सेकंड शायद आप फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी फैमिली सेफ है तो सब कुछ सेफ है। बिल्कुल। और मुकेश ये बताओ कि VW से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जो इनका कस्टमर केयर सर्विस है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए, क्योंकि पहले इन्होंने जो गाड़ी हल्द्वानी से बुक करी थी, इनको अब वो गाड़ी 9 महीने पुरानी थी। अगर आप वो देखोगे, उसको कैंसिल करने में ही इनको एक महीना लग गया। मतलब अच्छा। उसको कैंसिल करने में 1 महीना लग गया। मतलब वो 1 महीने तक 15, अब 1 महीना तो नहीं, 20 दिन लग गए। 20 दिन तक वो इसको कन्विंस करते रहे कि आप ये गाड़ी ले लो। अच्छा। हम आप पे और ऑफर दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे।
और लास्ट में जैसे कि इन्होंने बताया पहले कि जो देहरादून का उनका जो भी बंदा है, ठीक है, उसने मतलब बहुत ही उसका बिहेवियर बहुत ही गलत था, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहा था। अच्छा, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारी गाड़ी तो बिकी जानी है, मतलब 17 लाख की गाड़ी है, लेकिन आपको कस्टमर के हाथ तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी। बिक तो अभी भी गई वो गाड़ी भी बिकी गई है उनकी। जब मैं लास्ट सर्विस पे गया था तो मैंने पूछ के आया था कि मतलब मैं कंसर्न हो रहा था यार कि चलो यार गाड़ी मंगा दी नॉन मिलने, तो मैं खुश भी था कि बिक गई चलो इनकी गाड़ी को भी। गाड़ी में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, नेगेटिव्स क्या लगे आपको? इसका जो एप्पल की कारप्ले है ना, ये एंड्रॉइड के साथ सही चलता है, पर एप्पल के साथ ना मेरे को इश्यूज तो आए इसमें। जैसे अभी कल भी हम जयपुर से आए तो कभी कनेक्ट हो जा रहा है, कभी नहीं कनेक्ट हो रहा। तो मतलब बीच में तो हमारी प्रोबेबिलिटी 60-40 हो गई कि यार कनेक्ट होगा नहीं होगा करके हम चेक कर रहे हैं। एंड्रॉइड ऑटो से चल रहा है, लेकिन एप्पल कार पे दिक्कत कर रहा है। दूसरा इसका जो जियो डोंगल है ना, इसके जो माई वोक्सन के ऐप है ना, वो तो कतई यूजलेस है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बूट स्पेस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। 17 लाख की गाड़ी है, 17.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो बूट स्पेस तो कम है। हाँ, 17 लाख की गाड़ी के हिसाब से इसमें और भी फीचर थोड़े कम लगे मुझे। जैसे इसमें ना क्रूज कंट्रोल नहीं आता, वो बहुत बेयर मिनिमम है कि अगर देखो 80 की स्पीड में आपको मेंटेन करनी है, क्रूज होता तो मतलब मेरे को एक पैडल मेरा और वो चला जाता तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता। 17 लाख की गाड़ी में क्रूज कंट्रोल तो होना चाहिए। देखो, गाड़ी का जो डिसीजन है ना, जल्दी नहीं लेना चाहिए। हाँ, इनसे ये सीखने को मिल रहा है, मतलब अच्छे से परख के गाड़ी उसके बाद डिसाइड करनी चाहिए क्या उसमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो चीज आपको सारी पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या आ रही है, वो सारी चीजें पता रहनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जो आपका ऑन रोड प्राइस उसने परफॉर्मा इनवॉइस में बनाकर दे दिया, वो आपने पकड़ा दिया और आप गाड़ी ले आए घर। डीलर का मार्जिन होता है सर, जो आपका इंश्योरेंस है ना, बिल्कुल और होता जो है। आपका क्या कहते हैं आरटीओ है, इसमें भी डीलर्स के मार्जिन होते हैं। तो मैंने सेल्फ आरटीओ किया तो मेरा 5000 का डिफरेंस वहाँ पे आ गया था साफ साफ, और इंश्योरेंस में भी मैंने उससे काफी डिस्काउंट ले लिया डीलर से, अराउंड 20,000 का डिस्काउंट मैंने उससे इंश्योरेंस में भी लिया था। एक और है कि जब आप ये गाड़ी लेते हो ना, तो जो कैलकुलेशन वो करते हैं ना, वो एक बार आप कर लेनी चाहिए। हाँ, खुद से करनी चाहिए। जल्दबाजी में क्या होता है कि लोग नहीं करते हैं। हमने मतलब जब हमको उसने इनवॉइस पकड़ाई थी, हमने 3 बार वो सही करवाई है। हाँ, 3 बार उसका जो टोटल है वो सही नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आप बताओ। मैच किया वो 3 बार सही करवाया, 3 बार। ऐसा था कि मतलब यार किसी को कैलकुलेशन नहीं करनी नहीं आ रही, मतलब सिस्टम फीडेड है, मैनुअल कर रहे हैं वो। अच्छा, हमारा ना सर डीएसजी का बन गया था बजट कि उसकी कैलकुलेशन चक्कर में अच्छा। 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है डीएसजी और जीटी में। क्या हुआ? क्या है डीएसजी तो फिर तो उसकी भी एक स्टोरी थी। हाँ, कि हम पहले मैनुअल वाली हमें मैनुअल लेनी थी, हाँ। लेकिन हम जैसे ही शोरूम में पहुंचे उसने हमें डीएसजी की डेस्क बना दी। अच्छा, ठीक है, तो अब डीएसजी चला के देखिए तो यार ऑब्वियसली अब मतलब डीएसजी तो डीएसजी है, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं ना। आपको जो मतलब जो फन वो देती है वो तो कोई गाड़ी देगी नहीं। हमने कहा ठीक है, आप इसका आप हमें बताइए ऑन रोड कितने पड़ेगी, मतलब आप आरटीओ हटा देना और बता दूं। हाँ। उस समय बताया, हमने देखा कि डिफरेंस जो आ रहा है करीब 2.5 लाख का करीब आ रहा था, शायद 2.5 लाख का करीब आ रहा था। मैंने कहा 2.5 लाख और एक्स्ट्रा दिन में डीएसजी मिल रहा है, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। मैंने कहा एक काम करते हैं, ले लेते हैं इसी को। तो हमने हम करके आगे बुक डीएसजी। घर पहुंचे तो हमने उसने बोला कि ना मैंने आपको गलत कोटेशन दे दी है, उसमें 50,000 का डिफरेंस है। तो हमने कहा ठीक है चलो, 2.5 लाख था, 3 लाख हो जाएगा। तो हमने अभी भी प्लान बना के रखा कि चलो डीएसजी लेंगे। जब हम घर और पहुंचे, मतलब पूरा अभी तो हम रास्ते में चल रहे हैं सब कुछ, अब हम घर पहुंचे तो हमने फिर कैलकुलेट करा। मैंने कहा इसने जो यहाँ कैलकुलेट करा यही गलत करा है, इसी में 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। फिर मैं दोबारा फोन करा, उसने कहा कि हाँ 50,000 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा और जब हम वापस फाइनल जब बुक लेने गए थे ना, हमारा तब तक भी था चलो ठीक है यार 3-3.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, डीएसजी करके हम पहुंच गए शोरूम में। शोरूम पहुंचे 5 लाख का डिफरेंस आ गया। मैं देखो भाई ऐसा है, इससे पहले 10 लाख पहुंच जाए, चुपचाप अपनी मैनुअल पकड़ो जो लेने आए हो और चलो घर को। खतरनाक स्टोरी है यार आपकी भी। मैनुअली भी कैसे कर सकते हो, आपका काम ही है, आपका काम ही है गाड़ी कैलकुलेट करके बताने कस्टमर को कि हाँ ये ऑन रोड पड़ेगी। मतलब उसमें मतलब 2.5 से 2.5 लाख का डिफरेंस, मतलब 2.5 + 2.5 हो गया था वो। और सेल्स ही है वो, मतलब यू हैव वन जॉब कि आपको कैलकुलेट करके देना है भाई कस्टमर को। काम ही है वो। इसलिए बता रहा हूँ कि आप उस जैसे वो ड्यूरेशन होता है ना, मतलब ये रहा करीब 5-6 घंटे का ड्यूरेशन। 5-6 घंटे में हम डीएसजी में आ चुके थे, माइंडसेट हमारा डीएसजी था कि हम डीएसजी चलाएंगे सर। मेरे दोस्तों ने ना सर सनरूफ के साथ फोटो प्लान कर ली थी यार। ट्रिप हमारी प्लान थी, वो प्लान करने की सनरूफ में ऐसे फोटो जाएंगे, ऐसे फोटो जाएंगे। फिर उनको बताना पड़ रहा था, वो दुखी हो रहे हैं सनरूफ नहीं आ रही यार हमारी। 5 लाख रुपए दूंगा सनरूफ के। तो काफी मजा आया आप लोगों के साथ, गाड़ी काफी अच्छी चल रही है, लेकिन क्रूज कंट्रोल की कमी तो मुझे भी काफी महसूस हो रही है। ऑटो डिमिंग आईवीआर में भी होने चाहिए थे। ऑटो डिमिंग आईवीआर में मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को ना एलईडी लाइट्स चाहिए थी, मतलब वो जो हेलोजन दे रखा है इन्होंने वो थोड़ा चीप लगता है। उसको अगर वो एलईडी दे देते तो बेटर हो जाती। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोगों की एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि आपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी है, उसके बाद
गाड़ी डिसाइड करी है। तो दोस्तों ये था टाइगून GT मैनुअल का ओनरशिप एक्सपीरियंस। काफी खुश हैं और काफी लंबा रखना चाहते हैं क्योंकि ये बेचते नहीं है चीजों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच यार दोनों को थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए। बाय बाय।